सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी अगेन। तो पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ एंड सभी स्टूडेंट्स, मैं देख पा रहा था सभी लोगों का अटेंशन बहुत अच्छा है। मुझे अपने दिनों की याद आई है और बहुत छोटा सा, ज़्यादा टाइम में आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि सर को सुन रहे हैं हम सभी लोग आज, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम सचिन गुलेरिया है और बेसिकली मैं हरिद्वार के पास से बिलोंग करता हूँ और मैं बीएससी बीएड और जॉब के बाद मैंने एमए किया है। और मैंने 2007 में फर्स्ट टाइम मैं एसएससी क्रैक किया था, प्री निकाला था मैंने और मेंस का कोचिंग करने के लिए मैं सर के पास में गया था दिल्ली में। वहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, मैं दरअसल वही देखा था बीच में कुछ लोग स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि सर ये ट्रिक्स हमारे कितने काम आएंगी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हमने फर्स्ट टाइम सर से कोचिंग लिया था तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हमारा मेन एग्ज़ाम बहुत पास में था और हमें मेन का बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने कभी ट्रिक्स पढ़ी नहीं थी बिल्कुल भी, और ना ही मुझे पता था कि टाइम को कैसे सेव रखना है। तो हमने सर से कोचिंग लिया। अनफॉर्चुनेटली हम वो एसएससी 2007 बैच नहीं निकाल पाए थे ड्यू टू सम डिस्क्रिप्टिव रीजन, जो कि एग्ज़ाम जो था वो डिस्क्रिप्टिव था। तो हमारा जो जीएस था और कुछ और चीज़ें थी, इंग्लिश था और भी चीज़ें थी, वो हमारी थोड़ी वीक थी। मैथ और इंग्लिश हमारा मतलब ठीक था और सर से करने के बाद हमारे रूमिंग बहुत अच्छी हुई। लेकिन उसके बाद हमने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। हम मुखर्जी नगर में रहे और हमने सर को नहीं छोड़ा। सर ने कोचिंग सेंटर चेंज कर दिया, पहले से पढ़ाते थे किसी के कोचिंग सेंटर में, फिर सर ने अपना स्टार्ट कर दिया और हमने कहा नहीं सर, हम आपसे मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल सीख के रहेंगे और ऐसा सीखेंगे कि फिर हम इसमें कम से कम हम अपना जो है स्कोरिंग बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट आपके इतने स्ट्रांग हो जाने चाहिए कि आप इसमें 90 to 100% स्कोरिंग करके लेके आएँ। बाकी चीज़ें जो है आप एवरेज लेके चल सकते हैं, लेकिन इन दो सब्जेक्ट को आप अब 95 लेके चलें तो हमारा 90 हमेशा, जो एसएससी का फिर एग्ज़ाम हम देते रहे, हमारा 90 अब अभी रहा रीजनिंग और मैथ। और फिर देखिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा मेन मकसद है, आपने 15 साल बाद सर से कोचिंग लिया, लेकिन आज भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट है जितना मुझे 15 साल पहले था 2007 में। आज ही मैंने सर से एक दो ट्रिक को जो है अभी नोट किया, मैंने नोट्स बनाए एंड अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये मैं बता देता हूँ कि क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे ना, ठीक है, आप स्टार्टिंग है आपका तो आप इस तरीके से नोट्स बनवाएंगे। ये देखिए आज की हमारी कोचिंग के नोट्स हैं 1 2 3 4। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो है ना, ये आपका पैशन आपको शो करेगा। अगर आप, हमारे को जुनून था जब हमारा 2007 नहीं निकला, वो हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव हमारा क्यों नहीं निकला है, तो हमने हर चीज़ को रीड किया, हमने अपने आप को रीड किया। और मेरी अपनी प्रॉब्लम थी कि मैं हमेशा अपने आप को बीट करता था। लोगों से मैं प्रेरणा लेता था लेकिन मैं हमेशा अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता था। तो हमने देखा कि नहीं यार, इस बार हमारा रह गया, हम अगली बार जरूर करेंगे। और हमने बहुत बहुत ज़्यादा कोचिंग, मतलब सर ने जितना बताते रहे हम लोग लेते रहे। इवन में सरी से हमने फिर जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हमने सर को रिक्वेस्ट किया नहीं, हमें आप ही पढ़ाइए। तो हमारे कुछ बैचेस थे, तो हमारे कुछ जो बैच था, हमने सर को कहा, सर ने हमें जीएस से फिर किस तरीके से प्रेप करना है एसएससी के लिए, वो सर ने बताया। और बैंक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं सर, मुझे ट्रिक्स सीखनी है, क्या पता हमें बैंक्स का भी एग्ज़ाम देना पड़ जाए। तो हमने फिर कोचिंग लिया। और इवन में देखिए मेरी कुछ प्रॉब्लम थी कि मैं ज़्यादा दिन दिल्ली रह नहीं सकता था, तो फिर मैं वापस गया, मैं बीएड में एग्ज़ाम एडमिशन लिया। लेकिन फिर अगेन हमें लगा कि नहीं यार, हमें तो दिल्ली में ही रहना चाहिए। मतलब उस समय ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, तो हमें लगा कि हम कोचिंग से टच हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो हमारी रेगुलरिटी है बन नहीं पाएगी। और अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हमने पेशेंस रखा और हमने सर पे विश्वास रखा एंड फेथ की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए फेथ होता है 100%, 99.9% भी फेथ नहीं होता है। आप सिंपल सा देखिए कि एक जो सिंपल सी बात है कि जब आप कभी आप ये सारी बात में फैमिली में आएंगे तो आप एक देखते ना, बच्चा होता है, बहुत छोटा सा बेबी होता है किसी का, तो उसके मदर या फादर उसको हवा में उछालते हैं। अब आप देखिए बच्चा रोता है कभी? कभी नहीं रोता है। छोटा सा बच्चा है वो कभी नहीं रोगा, उसको कितना ही ऊंचा उछालते हैं जबकि वो हंसेगा। तो ये मैरेकल है।
क्या मेरेकल है? क्योंकि उस बच्चे को फेथ है, 100% फेथ है कि मुझे मेरे फादर मदर के हाथों में हूं मैं, और वो मुझे उछाल रहे हैं तो वही मुझे पकड़ेंगे। ऐसा ही फेथ आप लोगों को केशव सर पे रखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे उनको ज्वाइन किया है, आई डोंट नो कि आपने कैसे ज्वाइन किया है, किसी के रेफरेंस से ज्वाइन किया है या आपने कहाँ से ऐड लिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपने अगर उनको क्लिक किया है, अगर आपने उनको पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपको वही फेथ लाना पड़ेगा जो बच्चे के अंदर फेथ है, कि 100% फेथ। और फेथ कभी भी 99.99% नहीं होता, फेथ होता है टोटली 100%। हम लोगों ने फेथ किया। इवन में एक बार मेरा मन हुआ कोचिंग सेंटर खोलने का, कंप्यूटर सेंटर मैंने खोला अपने यूपी में, तो सर उसको इनॉग्रेट करने भी आए थे 2008 में। तो लेकिन फिर सर ने हमें यही गाइड किया कि सचिन तुम्हारा एज है, तुम्हारे पास एज है, अभी आप एग्जाम दे सकते हो तो आप एग्जाम फाइट करिए। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ कि आप सिंगल स्टूडेंट हैं, और ये कहीं कोई मायने नहीं रखता कि मंदी आ गई है, क्या हुआ है, एग्जाम में सीट कितनी है, और 50 सीट हैं, 100 सीट हैं, कितनी सीट हैं, आई डोंट नो। हमें सर ने एक ही चीज सिखाई, वो आज भी मुझे अपनी बातों में याद रहती है, मैं उसको बहुत बार रिमाइंड करता हूँ कि सर ने मुझे एक ही चीज बताई थी कि बेटा आप जो है, और छोटे भाई की तरफ मुझे लगते थे कि आप जो है, आपको क्या चाहिए, एक सीट चाहिए ना, आप सिर्फ एक ही सीट के लिए फाइट कर रहे हो ना, वहां चाहे 4 सीट है चाहे 5 सीट है, आप फॉर्म फिल करिए, आप पूरे पैशन से एग्जाम दीजिए, 100% अपना दीजिए, अपनी एक सीट के लिए आप फाइट करिए। ये मत देखिए कि आपका एग्जाम में कितना सीट निकल गया है। तो एवरीवन जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आप सिर्फ अपनी एक सीट पे फोकस करें। मुझे बड़ा दुख होता है जब आजकल के रिजल्ट जो है एसएससी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने लगा है, तो सही बताता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते थे और 100% देते थे, अगर एक एग्जाम नहीं हुआ दूसरे में चले जाते थे, दूसरा नहीं होता तीसरे में चले जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा ये मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में जो है गड़बड़ हुआ है। लेकिन अब आप देखिए हमारा आउटकम ऐसा रहा कि 2007 में जहां मेरा एग्जाम एक नहीं हुआ था, तो हमने फिर एग्जाम देने स्टार्ट रखे, और 2009 में मेरा सिर्फ बताने का यही मकसद है कि कैसे केशव सर ने हमें ग्रूम किया। 2009 ओनली 2 ईयर में मेरे पास 7 ज्वाइनिंग लेटर्स थे। आप मुझे आज भी याद है, एक बिहार पीडब्ल्यूडी का था, एंड एक सीपीओ का था, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर, एंड एक एसबीआई का ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास था, एंड एक मेरे पास ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का ज्वाइनिंग लेटर था, एंड एक मेरे पास यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का ज्वाइनिंग लेटर था, और एक मेरे पास जो है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गृह मंत्रालय का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ज्वाइनिंग लेटर था। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता था। मैंने उससे इस जॉब से पहले बैंक में जॉब भी किया एज ए क्लरिकल, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो है 6 ज्वाइनिंग लेटर्स आए, और फिर मैंने उन 6 में से सेलेक्ट किया। तो आप लोग यहाँ देखिए, मतलब हमसे मेरा बताने का मकसद ये है कि आज आपके पास एक भी जॉब नहीं है, ठीक है, आप सेलेक्ट कर रहे कर करके एग्जाम भरेंगे ना, तो फिर आपको कोई सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। आप अनसेलेक्ट जितने भी एग्जाम में आपकी एलिजिबिलिटी है, आप उनको एग्जाम को भरिए, ये मत देखिए वो कहाँ पे एग्जाम होना है। मैं लखीमपुर खीरी यूपी में जॉब करता था, मैं दिल्ली एग्जाम देने आता था, मैं लखनऊ एग्जाम देने आता था, मंडे टू फ्राइडे जॉब करता था मैं, और उसके बाद मैं तैयारी करता था। और हमारी पोस्टिंग जो है ना इतनी हार्ड जगह हुई थी क्लरिकल की, ये भी है तक आप हार्ड टाइम भी देखेंगे ना, देखिए हमने हार्ड टाइम देखा है। हमने एक ऐसी हमारी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हो गई थी जहाँ पे बरसात में पानी जो है 4-4 फीट आता था। हम लोगों को जो है 2 किलोमीटर पैदल जाके अपने ब्रांच में पहुंचना होता था, क्योंकि हम नए थे बिल्कुल। हमारी पोस्टिंग इंटीरियर जगह में कर दी थी, और नहीं था वहाँ पे 3 और मेरे साथ में भाई साहब मिले मुझे, जो मतलब वहाँ पे हम लोग एक रेंटेड रूम में रहते थे गाँव में, और हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि नहीं हम लोग, क्योंकि हम तीनों ही दिल्ली बैकग्राउंड से थे, हम तीनों ने डिसाइड किया नहीं यार हम इस बैंक में नहीं रहेंगे, और हम जो है कुछ ना कुछ अलग करेंगे। और हमने फिर केशव सर से कनेक्टिविटी रखी, केशव सर से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स लिया, मैं दिल्ली आया। सर से मैंने कहा सर मैंने क्लब नहीं रहना, मेरे को बहुत अलग टाइप की जॉब चाहिए, मुझे एसएससी में जाना है, आप मुझे ग्रूम कीजिए। मैं सबसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ले गया वहाँ पे, और जो हमारे जो 2 भाई साहब थे उनसे हमने बात कंसल्ट किया, एक आईएएस का तैयारी कर रहे थे और एक बैंक पीओ का तैयारी कर रहे थे। और इवन मैं बता रहा हूँ कि इतना हार्ड समय हमने वहाँ पे जॉब निकाला है ना, हम लोग खुद खाना बनाते थे, वहाँ बिजली नहीं था,
हम लोग जो है इन्वर्टर की लाइट में पढ़ते थे, तो हमने वो हार्ड समय देखा कि जॉब छोड़ नहीं सकते थे, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी थी, चाहे क्लर्क थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब थी, छोड़ भी नहीं सकते थे। तो आज मैं देखता हूँ कि हम लोगों ने विद इन ईयर हम तीनों ने जो है वहाँ से हिट किया। मैं एसएससी क्वालिफाइड किया था, मेरे साथ जो रहते थे उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा क्वालिफाइड किया, और दूसरे वाले जो रहते थे उन्होंने जो है ये पंजाब नेशनल बैंक क्वालिफाइड किया, और अभी बनारस में स्केल 4 ब्रांच के मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक में, और दूसरे जो हैं वो हमारे इलाहाबाद में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में स्केल 4 के मैनेजर हैं। और मैं 2010 में जिस जॉब में मैं आया ना, मैं आपको बताता हूँ, मुखर्जी नगर में सिर्फ एक न्यूज आया था जब हम इस एग्जाम को देने गए थे कि 94,000 जो है ना 1 लाख बच्चे इस एग्जाम को दे रहे थे, और सीट ऑल ओवर इंडिया ओनली 50 थी, 50 सीट थी। और मुझे आज भी याद है केशव सर ने यही कहा था मुझे कि तुम्हें 50 में से एक सीट चाहिए तो आप एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम दीजिए, मत सोचिए कौन क्या नहीं कर रहा। और हम देखते थे वहाँ पे IAS IPS की तैयारी करने वाले लड़के, जिनको इवन वे एनसीईआरटी की बुकों के सिर्फ चैप्टर बता दीजिए आप कि 11th का एनसीईआरटी का 6 चैप्टर कौन सा है वो बताइए, तो वो एकदम बताना शुरू कर देते थे। हम लोगों को बड़ा डर लगता था मुखर्जी नगर में जब हम गए, कि हमने कहा यार इतने इंटेलिजेंट लड़कों की नौकरी नहीं लग रही है। तो फिर हमारे सर ने, एक लड़की थी ईओ में, तो वो क्वालिफाइड हुई, सर ने उसका, जैसे आज हम एक इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, ऐसे सर ने उसका इंट्रोडक्शन कराया। तो जो लड़की थी वो बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, उसका मैथ ऑर्डिनरी, रीजनिंग ऑर्डिनरी, इंग्लिश ऑर्डिनरी, जीएस ऑर्डिनरी, बट एवरी सब्जेक्ट में वो बैलेंस थी। वो आई डोंट नो, मैं उनको कभी जानता नहीं था, वो फर्स्ट टाइम उनका इंटरव्यू देखा था मैंने वहाँ पे सर के कोचिंग सेंटर में मुखर्जी नगर में। तो वो हर चीज़ में एवरेज थी, वो किसी भी चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी। तो हमने वहाँ पे एक ही चीज़ सीखी कि एसएससी और बैंक के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको जो है हर चीज़ में एवरेज से थोड़ा सा ऊपर जाने की जरूरत है। उस समय एवरेज से काम चला था, लेकिन अभी क्या है, मेरिट के हिसाब से आपको हर सेक्शन में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और फिर हमने ये बैलेंस जो है सर से सीखा, सर ने हमें हर पोर्शन में बैलेंस बनाना सिखाया। और आप देखिए उस 50 में सिर्फ 350 बच्चे जो है क्वालिफाइड हुए थे, और जब हम इंटरव्यू देने आए थे दिल्ली में, तो हम देख रहे थे कि 340 बच्चों में से 50 बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करने हैं, हम क्वालिफाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दौर इतना खराब था कि हमारे पास भी अप्रोचेज आई, मेरे पास अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी अप्रोच आई। यूपी के सीएम के ऑफिस में एक बंदा काम करता था, वहाँ से भी अप्रोच आया कि आप मुझे अपना कॉल लेटर दे दीजिए और आपके फादर साहब से बात हो गया है, हम आपका इंटरव्यू क्लियर करा देंगे। और शायद पता नहीं, मैं सर से भी डिस्कस किया था, तो मैं कहा नहीं, हम लोग मेहनत से आए हैं, हम लोग मेहनत से ही क्वालिफाइड करेंगे, हम लोग नहीं पड़ेंगे आपके चक्कर में। तो हमने इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दिया। मुझे आज भी याद है 22 जनवरी 2010 में मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में, और बाद में 26 जनवरी तक काफ़ी मतलब अलर्ट भी था उस समय दिल्ली में। और हमें आज भी याद है हमने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दिया फ्री माइंड होकर, क्योंकि हमारे पास एक जॉब था क्लर्क का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फ्री माइंड रहिए, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आप फ्री माइंड रहेंगे तो आप जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, आप अपना 100% दे पाएंगे। अगर आप फियर में रहेंगे तो शायद आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं जो आपकी बेस्ट क्वालिटी है आप उसको मिस कर जाएंगे। हमने अपना 100% दिया, क्योंकि हमारे पास एक क्लर्क की जॉब थी, हमने इसका इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट 63 मार्क्स आउट ऑफ 100, और हम मेरिट में आए, हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद भी हम टच में रहे सर के। और उसके बाद हम देखिए स्ट्रगल करते रहे, जॉब में भी बहुत स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि ये लाइफ है। यहाँ से आप जो सर अभी बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे, निगेटिविटी को जितना जल्दी आप हैंडल करना सीख जाएंगे, ये आपको अभी नहीं, हाल ओवर लाइफ काम आने वाली है। हमने अपनी निगेटिविटी को इतने अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख लिया था कि 2016 में जब मेरा प्रमोशन हुआ तो मुझे अमृतसर का बॉर्डर रेंज दिया गया। एक ऐसी ऑफिस दी गई मुझे जहाँ पे बंद, सरकार जो है उसको बंद करने वाली थी, और मेरा प्रमोशन हुआ तो मुझे वो ऑफिस दे दिया गया, छोटा सा ऑफिस था, और उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ पे काम करिए। लेकिन मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरे सीनियर्स का मुझ पर फेथ, और मेरा हमेशा ये रहा, मैं अपने सीनियर को पूरा सबमिशन रखता हूँ। जैसे मैंने केशव सर को रखा, ऐसे मैंने जॉब में रखा। तो वहाँ पे एक IPS थे, अभी तो IG हैं, उनको हमारा सबमिशन था, हमने उनके साथ में काम किया 3 साल। एविन वे सर अच्छी तरह जानते हैं,
3 साल मैंने उस ऑफिस को इतना ग्रो किया कि एमएचए गृह मंत्रालय से अटेंशन उस ऑफिस पे आया, और नाउ वो ऑफिस जो है, जो हमारा सिर्फ एक छोटा सा यूनिट था, सब जोनल यूनिट, अभी वो जो है एक जोनल यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। वहाँ पे एक एसएसपी का रैंक का पोस्ट क्रिएट हो गया है, एक आईजी का पोस्ट क्रिएट हो गया है, और विद ऑल ब्लेसेस। और सर, आप लोगों की विशेष मेरे साथ इतनी रही, मेरे रिलेटिव दोस्तों और सर की भी, कि लास्ट 3 ईयर में मैंने काफ़ी अवार्ड लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एंड लास्ट ईयर मुझे गृह मंत्रालय से बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अवार्ड मिला। मुझे बड़ी क्रूशियल एजेंसीज में आईपीएस नहीं बन पाया, क्योंकि हमारा वो बेस नहीं था। बीएससी में हमने कभी सोचा भी नहीं था, मैं एसएससी ही सोचा था, तो हम लोग आईपीएस आईएएस नहीं बन पाए। लेकिन देखिए, हमारा पैशन ऐसा था कि हमने यहाँ पे आईपीएस के साथ काम किया, आईपीएस आईएएस के साथ किया। मैंने रॉ जैसी एजेंसी के साथ में काम किया, मुझे मौका मिला रॉ जैसी एजेंसी के साथ में काम करने का। मुझे मौका मिला आईपीएस को टीच कराने का, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट था। और एक और चीज़ है, आपका अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है उस समय, और केशव सर से मैंने यही सीखा कि आपका अपना एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसी तरीके से हमारा ये जॉब था, इसमें मैंने देख लिया कि यार इसमें भी हमें ऐसे करना है। और नाउ मेरा एनडीपीएस एक्ट में एक चैप्टर आता है, वो इतना स्ट्रांग है कि मैं पंजाब पुलिस अकेडमी फिल्लौर में आज भी जो है, जो न्यू प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर होते हैं और जो पीपीएस जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं, नए जो न्यू आते हैं, ज्वाइनिंग होती है जिनकी प्रोबेशनरी पीरियड में, मैं उनको जो है एनडीपीएस के लेक्चर को देता हूँ वहाँ पे जाके। और ये टीचिंग का जो तरीका है वो तो मैंने केशव सर से सीखा। वो बात अलग है कि मुझे टीचिंग में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बहुत टीचिंग की है, 7 साल मैंने ट्यूशन पढ़ाए हैं बहुत। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, आप सब लोग बस मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं। तो आप लोग फेथ रखिए और आप सिर्फ अपनी एक सीट के लिए फाइट करिए। आप अभी चूज मत करिए कि मुझे क्लर्क नहीं बनना, मुझे पीओ नहीं बनना, मुझे एसएससी नहीं करना, मुझे रेलवे नहीं करना। आप चूज मत करिए, आप एग्जाम दीजिए, बीज बोइए। आपका काम है इस समय बीज बोनेगा। पता नहीं कौन सा पेड़ निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा। फिर जब आपके पास ज्वाइनिंग्स आएंगी तब आप चूज करिए कि कौन सा ज्वाइनिंग आपने लेना है, कौन सा ज्वाइनिंग नहीं लेना। कुछ स्टूडेंट्स में देखता हूँ वहाँ मुखर्जी नगर में भी कहते थे, अरे नहीं यार, हमें ना यार वो बैंक में नहीं जॉब करना, हमें एसएससी नहीं जॉब करना। अरे भाई, आप ज्वाइनिंग लेटर तो लीजिए। एसएससी और पीओ मैं समझता हूँ जो केशव सर से पढ़ रहा है ना, उसके लिए दोनों चीज़ें सेम है। तो केशव सर जो पढ़ाते हैं ना, मतलब जो चीज़ वो बताते हैं वो दोनों सेक्टर के लिए काम करेगी आपके। बैंक का एग्जाम भी और एसएससी का। हाँ ठीक है, आप डिस्टर्ब मत होइए। आप अपना जो तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ का कर रहे हैं तो बैंक पीओ कीजिए, लेकिन एसएससी का एग्जाम भी दीजिए, मेरा कहना ये है। और अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप पीओ का भी दीजिए, क्लर्क का भी दीजिए। मत आप उसकी सेपरेट तैयारी मत कीजिए, लेकिन आप एग्जाम देने जाइए। और आप देखिए, जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा तो तब आप शायद चूज करने की स्थिति में होंगे। तो आपकी चॉइस है, आप उस समय ज्वाइन करें या ना करें। लेकिन जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक आप अपना 100% दीजिए, फेथ रखिए अपने आप पे, अपने टीचर पे और अपने गॉड पे। ये भी बहुत अच्छी सी सीखी हमने लाइफ में कि अपने गॉड पे भी आपको फेथ रखना, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि वो ही सब चीज़ों को चलाता है। वहीं से आपको एक जो है मोटिवेशनल थॉट मिलेगा और आप खुद पे विश्वास कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बोल गया साथ में, तो थैंक यू सर। चलो, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। 1 मिनट सचिन, किसी को कुछ पूछना है? यस सर तो पूछ सकते हो। सर। थैंक यू सर, आपने इतनी मोटिवेशन स्पीच दी और आपने कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला। और सर, मैं दो बातें पूछना चाहता हूँ कि पहली चीज़ सर, आपने जब आपके पास इतने सारे ज्वाइनिंग लेटर्स आए तो उस समय आपने किस बिहार पर, किस तरह से कौन सी जॉब चूज करनी चाहिए? नहीं, बेसिकली क्या था ना, देखो आप डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। जैसे मुझे था कि मैं बैंकिंग में ऑलरेडी जॉब कर चुका था, तो मैंने वहाँ पे पीओ का भी लाइफ देखा था और क्या कहते हैं क्लर्क का भी लाइफ देखा था। तो वहाँ पे एक ही काम को डेली करना पड़ता था, सेम वर्क करना पड़ता था। मैं थोड़ा डायनामिक था। मुझे एमएचए में लगा, मेरे भाई जो है इनकम टैक्स ऑफिसर थे उस समय एसएससी के थ्रू, तो मैंने उनको देखा था वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते थे। तो मेरी चॉइस थी कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जाऊं ताकि मैं अलग अलग सिटीज़ में जॉब करूं। और मैं बेसिकली यही चाहता था कि कुछ ना कुछ नया होता रहे जॉब में।
क्योंकि एक चीज़ से मैं थोड़ा सा मतलब सोचता था कि यार एक चीज़ को रोज ही करना, उसी चीज़ को रोज करना, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके सर, थैंक यू। और कोई जी, और कोई और कोई कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज़? हाँ सर, मैं